हेलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विशाल प्रजापत आप सभी का माइंड ट्रैक 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी जो पढ़ाई है बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी और आपको पता होना चाहिए लगभग अपना जुलाई के आसपास में एग्जाम है। अगर बात करें समय का तो लगभग अपने पास 3 मंथ का समय टोटल है ना। हाईएस्ट कितने मंथ का समय बचता है? 3 मंथ का। इसमें अपने को सारी चीज करनी होती है, रिविजन भी करना पड़ेगा, साथ में हो सकता है आपको एमसीक्यू करेंगे, पुराने पेपर को उठाएंगे तो उससे अपने को क्या फायदा मिलने वाला है। तो अपना जो टॉपिक है अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो अपना टॉपिक है सर जी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आदिकाल। आदिकाल के वर्गीकरण पे चल रहे हैं अपन, यदि आपको याद हो तो। यदि अपन वर्गीकरण की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट चल रहा था, अपन उसमें पढ़ रहे हैं लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य के अंदर जो अपन पढ़ने वाले हैं वो लास्ट पॉइंट रह गया था अमीर खुसरो के बाद कौन सा? विद्यापति। इसके बाद ये जो लास्ट है, जैसे विद्यापति खत्म होगा तो अपना अगली साहित्य विधा चालू हो जाएगी। ठीक है, जो अभी आदिकाल के वर्गीकरण के अंतर्गत बताइए। तो अपने जो आज का जो कवि है लास्ट बच रहा था ये है विद्यापति। ये बड़ा फेमस कवि है, अगर आपने पढ़ा होगा जरूर। आपके एनसीईआरटी की यदि किताब पढ़ी है तो उसके अंदर विद्यापति का जिक्र आता है। अगर बात करें इसकी रचना, जो इसकी रचना है सबसे प्रसिद्ध वो रही है कौन सी? विद्यापति की पदावलियां। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इसके जन्म, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर इसकी बात कर लें जन्म की, तो इसमें देखो जो जन्म है इसका 1352 के आसपास में है। ठीक है, 1352 का समय इसका था। किसका? अपना विद्यापति का। अगर इसकी बात करें इसकी मृत्यु, अगर मृत्यु की बात कर लें तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1448 में। ठीक है ना, 1448। अगर बात करें तो देखो टोटल लगभग टोटल 96 साल ये व्यक्ति जिया था। ठीक है ना। और बात करते हैं आगे इसकी, अगर जन्म स्थान की बात करें तो ये आता है द्रुपी द्रुपी गांव में भाई, द्रुपी गांव। ये जो गांव पड़ता है वो पड़ता है मधुबनी जिला में, मधुबनी जिला। और ये पड़ता है बिहार के अंदर। ये बिहार के व्यक्ति हैं। ठीक है ना, विद्यापति। अगर बात करते हैं इसके आगे, इसकी भाषा या काव्य भाषा की बात करें, काव्य भाषा, इसकी जो काव्य भाषा है, काव्य शैली है वो 3 है। अगर बात करें पहली तो देखो एक तो आती है इसमें, ये तो आएगी आपकी मैथिली। ठीक है, मैथिली एक मैथिली भाषा है। संस्कृत भाषा भी है संस्कृत। संस्कृत की बात करें तो एक और वस्तु है देखो मैथिली, संस्कृत और एक जो भाषा भी है, इसकी 3 भाषाएं, अपभ्रंश है ना, अपभ्रंश वगैरह, अपभ्रंश अपभ्रंश शैली, इसकी 3 शैली है। कौन कौन सी है? अपन मैथिली के बारे में कितने शैली है? 3 बात करें कौन कौन सी? एक तो है अपने पास कौन सी? मैथिली की भाषा, दूसरी संस्कृत और तीसरी अपभ्रंश की भाषा। ठीक है। अगर बात करें जो इसके सबसे प्रमुख अपन पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये अपन पढ़ेंगे इसके उपनाम। इस तरह के उपनाम काफी हैं, तो उपनामों को पहले अपन देखेंगे। साइड में लिखते हैं नंबर 1। लगभग उपनाम काफी है अपने किसके पास? विद्यापति के पास। मैं साइड में नाम लिख रहा हूं उपनामों का। ठीक है, पहला आता है अभिनय, अभिनव, जयदेव, अभिनव जयदेव। ठीक है, आदि काल, वह भक्ति काल का कवि। आदिकाल में भक्ति काल का कवि इसी को कहते हैं। अभिनव जयदेव भी इसी को कहते हैं। और बात करें अपन कि हिंदी भाषा में या हिंदी का जातीय कवि, जातीय कवि। अगर बात करें हिंदी भाषा का जो जातीय कवि है, और इसी के साथ एक और आता है जिसका नाम है अरूपक कवि। अरूपक है ना, अपर रूपक कवि। इन दोनों को जो नाम देने वाला व्यक्ति है वो एक है जिसका नाम है
डॉक्टर बच्चन से, डॉक्टर बच्चन से, ने इसको दो नाम दिए, ठीक है। इसके बाद है कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति गीति के प्रतिनिधि कवि, प्रति या प्रवर्तक कवि, ठीक है, प्रवर्तक बोलते हैं इसको, प्रतिनिधि नहीं है, प्रवर्तक, प्रवर्तक कवि। पंचानन, पंचानन, ठीक है। पंच, पंचदेवों, पंचदेवों दासक कवि। कितना हो गया अपने पास? इसके लगभग 7 नाम अपन अब तक लिख चुके हैं, ठीक है। इसमें ही अपन और सारी चीजों को देखेंगे, अभी तो काफी है, ठीक है ना। 7 हो गए, यहां से लिख देता हूं आगे। श्रृंगार के बारे में लिखेंगे, ये श्रृंगार की रचना करते हैं, इसलिए श्रृंगार, श्रृंगार के वाक्सिद्ध कवि, ये श्रृंगार के वाक्सिद्ध कवि हैं। नचारी कवि, कृष्ण भक्ति का लिख दिया, नाचारी कवि लिख दिया। हेलन कवि, हेलन कवि, कुछ कवि, हेलन कवि है, कुछ कवि है, और ये अभिनव जयदेव है, याद रखना क्या नाम है इसका, अभिनव जयदेव। श्रृंगार कवि हो गया, ठीक है। पंचानन हो गया, कवि रंजन लिखा है क्या, लिख लेते हैं इसमें। ये कूच कवि है ना, कूच चचमच, कवि रंजन। इसके बाद लिखते हैं नव कवि, नव कवि शेखर, नव कवि शेखर। कितना हो गया अपने टोटल? 13 हो चुके हैं ना। इसको भक्ति काल में, मतलब ये भक्ति के आधार पे इसको 13 उपनाम दिए, मतलब 13 उपाधियां दिए, जो ये उपाधियां हैं, सॉरी 16 उपाधियां दिए, जिसमें से 3 उपाधियां और रह गई अपनी, है ना। तीनों का अपन एडजस्ट करेंगे। एक बार आप यहाँ तक लिखना शुरू करें, है ना। पंचानन लिखा दिया ना, दशावधान लिखा है क्या? इसमें एक दशावधान मिलता है, जिसका नाम है दशावधान, ठीक है ना। देखता हूँ एक बार, देखो अभिनव जयदेव ये हो, लिखा क्या? मोतिस कोकिल, मोतिस कोकिल हो गया। और एक बार बचता है जिसका नाम है अपना, लास्ट आंसर रह गया, एक बार यहाँ से उतार लीजिए। जो लास्ट रह गया था वो एक रह गया था, जिसका नाम है 16वें नंबर पे आ जाएगा, जो अपन लिखना भूल गए थे बीच में, कवियों का कंठहार, कवियों का कंठहार, कवियों का कंठहार कवि। अब ये याद रखना है आप सभी को, 16 के 16 नाम मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो देखो इसका अगर विद्यापति के जन्म की बात करें तो 1352 में द्रुपी गांव में, और मधुबनी नामक स्थान पर, जो कहां पर था, बिहार में, उसका जन्म हुआ था विद्यापति का। इसका मृत्यु हुई है 96 साल के बाद, मतलब 96 साल की एज में हुई है,
लगभग ये इसका जो समय काल आता है छिनने का, वो आता है 1448 के समय। इसकी जो काव्य भाषा में तीन भाषाएं मिलती है, मैथिली की भाषा, संस्कृत और अभ्रंश की भाषा। ठीक है, इसकी रचना को बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन इसके 16 नाम, ये जो 16 नाम है जिसको अपन उपनाम के नाम से जान रहे हैं, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, अपन इसकी उपाधियां। तो ये उपाधियां दी हैं 16 प्रकार की, सभी अलग अलग व्यक्तियों ने, और कुछ इसके ग्रंथों के द्वारा मिली है। ठीक है ना। सबसे पहले अभिनव जयदेव, आदिकाल में भक्ति काल का कवि। आदिकाल भक्ति काल का कवि क्यों जी, इनका जो जन्म है भक्ति काल के दौरान हुआ है, मतलब जब भक्ति काल अपनी प्रकृति पे उस समय इसका जन्म हुआ, पर इसकी जो लिखने की रचना है वो किस में, आदिकाल के रूप में। ठीक है, आदिकाल की तरह ही लिखते हैं जैसे कि आदिकाल में रचना होती। और इसके बाद आता है अपर रूपक कवि। ठीक है, और सॉरी, अपर रूपक कवि और हिंदी जातियों का कवि, कि हिंदी का जातीय कवि, मतलब एक तरह से हिंदी जाति का क्या है, कवि। इसको जो कहने वाला व्यक्ति है वो है डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, इसके बाद आता है कृष्ण भक्ति गीति के प्रवर्तक, क्योंकि इस ये व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति है जो सबसे पहले जो कृष्ण भक्ति या राधा रानी के बारे में जो भी चीज लिखना, मतलब कृष्ण भक्ति के बारे में जो भी चर्चा की है, सबसे पहले किसने के, विद्यापति। और इसका जो अनुसरण करके तुलसीदास ने क्या लिखा था, अगर आपको याद हो तो, उसने जो एक कृष्ण भक्ति के पद वगैरह वो लिखी थी, रचनाएं की। इसके बाद आता है पंचानन। ठीक है, नंद मत करना, इसको पंचानन है। ठीक है, पंचानन, पंच देवोदासक कवि। ठीक है, इसके बाद आता है संस्कृत के बाल शब्द कवि के, इसके जो सॉरी श्रृंगार के, संस्कृत नहीं, श्रृंगार के बाल शब्द कवि। इसमें जो रचनाएं की हैं बिहारी सॉरी किसने, विद्यापति ने। इसकी जो रचना है वो कैसे है, श्रृंगारिक है, जिसमें नायिका के भ्रय का वर्णन किया जाता है, या कृष्ण के आधार पे आता है ना, तो ऐसी विद्यापति। और इसके बाद में प्रकृति चित्रण का वर्णन करता है, ये विद्यापति के बारे में क्या है, विशेषता है। ठीक है, इसके बाद नवचारी कवि है, खेलन कवि। खेलन कवि क्या है, जो भी जब भी अब अपना पद लिखता है तो एक तरह से क्या है, खेलता है। जैसे कि होली का पद आता है, तो होली में क्या है, जैसे कि सभी जो गोपियां कृष्ण को क्या लगाते हैं, रंग, तो उसको हाथ पकड़ के अंदर ले जाती हैं और उसके कपड़े वगैरह को जैसे क्या फाड़ देती है और उस पर रंग डाल देती हैं, और उसको क्या है जैसे रंगीन करके, मतलब रंग लगा के वहां भेजती है कि भाई तुम दोबारा आना होली खेलने के लिए। उसकी जो उम्र है वो इस समय क्या है, कम है। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ पद की रचना है। इसके बाद आता है नव शेखर कवि, नव कवि शेखर। ठीक है, या नव शेखर कवि सबसे बढ़िया रहेगा, नव कवि शेखर याद रखना है। इसके बाद दस अवधान कवि, और मैथिस, ये है ना, मैथिस कोकिल, और कवियों का कंठहार। ये 16 उपाधियां हैं मिली है इसको भक्ति के दौरान, भक्ति काल में या भक्ति के दौरान इसको क्या मिली थी, 16 उपाधियां। इसको एक बार स्पीड में उतार लीजिए, फिर अपन इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, जल्दी से उतार लीजिए। इसकी जो रचनाएं आगे रचनाएं पढ़ने वाले हैं, इसकी तीन प्रमुख रचनाएं अगर मैं बात करूं, तीन प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, और तीसरे नंबर पर आते हैं विद्यापति की पदावली। ठीक है, जो कीर्ति पताका और विद्यापति की पदावली है वो 1403 की है, सॉरी कितने से की, 1403। और उससे पहले जो 1358 के आसपास में, 58 नहीं 98 के आसपास में सबसे पहले जो कविताएं लिखी वो है कौन सी, कृष्ण कीर्ति पताका। ठीक है ना, इसको एक बार आप जल्दी से उतार लीजिए, इतना मैं आपके लिए उतार लीजिए भाई। तो उतार लीजिए।
अरे प्रभु। शुरू करेगा भाई आगे, अगर उतार लिया हो तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलो शुरू करते हैं अपन आगे की ओर भाई, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ तो आगे की ओर बढ़ लेते हैं हम, ठीक है। उतार लिया होगा, इतना तो नहीं है, विद्यापति के बारे में भी बहुत चीज पढ़नी है। चलो भाई, ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अपन अपना। ये रहा। चलो भाई दोस्तों, देखो भाई, रचना है। भाषा में लिखाई थी तीन भाषाएं। कौन कौन सी आपको? भंस, भ्रंश की भाषा। मैथिली, अपभ्रंश, मैथिली और संस्कृत। तो देखो अपभ्रंश में जो भाषा लिखी है, सॉरी, रचनाएं की है वो है दो। कीर्ति पताका और कीर्ति लता। कीर्ति लता दोनों ही अलग अलग है, ध्यान रखना। इसके बाद आता है पदावली। पदावली में जो रचनाएं हैं वो किस भाषा की है? मैथिली भाषा में। याद रखना है, मैथिली भाषा की रचनाएं। अगर बात करें संस्कृत में, काफी रचनाएं की है इसमें। दुर्गा भक्ति। अगर आपने पढ़ा होगा मैथिली कोकिला या मैथिली कोकिला का कारण क्या है कहने का, कि इसमें जो पदावली लिखी है जो प्रसिद्ध हुई है वो किस भाषा में थी? मैथिली भाषा में, ठीक है। दुर्गा भक्ति, तरंगिणी, पुरुष, हरीसा, विश्राम सार, विश्राम सार आदि। ठीक है भाई। अब इस पे एक एक चीज का अपन वर्णन करेंगे। अगर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, एक चीज पॉइंट आपको याद रखना है विद्यापति के बारे में। विद्यापति ने विद्यापति ने आर्य वंश, आर्य वंश के राजा शिव सिंह, शिव सिंह, ठीक है, तथा आठ अन्य राजा, आठ अन्य राजा, राजाओं के कवि, राजाओं के दरबारी रहे हैं। दरबारी कवि, दरबारी कवि रहे हैं, तथा तीन रानियों के सलाहकार, तीन
रानियों, 3 रानियों के सलाह, समझ में आई? शिव सिंह, शिव सिंह एक राजा है जो आयन आयन वंश का है, ठीक है, आयन वंश का राजा था, ठीक है। और इसके साथ में 8 अन्य राजाओं पे ये क्या दरबारी रहा है, कौन, विद्यापति। और इसने 3 रानियों को ये सलाह था है, जो भी रानी पूछती तीनों को क्या अपनी सलाह देता। तो हम सबसे पहले विस्तार से अपन चर्चा करने वाले हैं, जिसका सबसे पहला आएगा अपन कीर्ति पताका, फिर कीर्ति लता, और लास्ट में पढ़ेंगे अपन विद्यापति की पदावली, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक उतार लिया होगा, फिर अपने को एक बार बोर्ड साफ करके शुरू से लेंगे, ठीक है ना। उतार लो, अगर नहीं उतारा है तो एक बार इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। उतार लो भाई। अब अपन इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर बात करें शिव सिंह की, तो ये शिव सिंह है जो व्यक्ति, ये त्रिभुता का राजा है। कौन सा राजा अपन लिखा देंगे बाद में, जब अपन कीर्ति पताका पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला अपन कीर्ति लता पढ़े, फिर कीर्ति पताका, ठीक है। ठीक है भाई, तो उतार लिया होगा। तीन रचनाएं जो मैंने भाषा लिखा दी, संस्कृत के विद्वान है ये व्यक्ति, है ना, ध्यान रखना है। संस्कृत के भी, संस्कृत में भी रचनाएं काफी की हैं, और जो सबसे प्रसिद्ध रही है वो केवल एक ही रचना दी है, हालांकि मतलब इसको कीर्ति दिलाने वाली रचना है, जिससे ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। वो कौन सी रचना है, वो है पदावली, ठीक है। ये बार मैं इसको ढंग से साफ कर लेता हूँ। ठीक है भाई, अब अपन रचना पे बात करेंगे विद्यापति की। तो शुरू करते हैं अपन आगे की ओर, विद्यापति की रचना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी रचना है, जिसका नाम है कीर्ति लता। कीर्ति लता को हम पढ़ेंगे। अगर इसका समय पूछते हैं तो समय याद रखना है। समय जो रचना का समय था वो कितना था, 1398 का, ठीक है। कितने का समय था, 1380, सॉरी 98 लिख दिया अपन, वो 80 था, है ना, उल्टा लिख दिया। 1380 का समय था। अगर भाषा की बात करें, अभी लिखाई है मैंने भाषा, इसकी जो भाषा है, इसकी जो भाषा है कौन सी, आपको भ्रंश, अपभ्रंश इसकी भाषा है। इसमें किसका वर्णन है, अगर बात करें तो वर्णन, वर्णन जो किया गया है जौनपुर के राजा है, जौनपुर, जौनपुर के राजा, जिसका नाम है कीर्ति लता, कीर्ति लता के शौर्य का वर्णन है, ये शौर्य, कीर्ति लता के शौर्य का वर्णन जो किया गया है वो किसमें किया गया है, वो किया गया था कीर्ति लता में, ठीक है। अगर बात करें, ये हो गया जो विद्यापति है, विद्यापति, विद्यापति, याद करो, विद्यापति स्वयं की, स्वयं की रचना को कहानी कहते थे, क्या कहते, कहानी कहते थे, समझ में आई? क्या कहते, ये स्वयं की रचना को भाई साहब कहानी कहते,
मतलब कि खुद के बारे में क्या लिखते हैं, जो भी रचनाएं करते हैं वो क्या है, कहानी। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो कहानी कैसे कहेगा, तो देखो पुरुष हो कहो कहानी से पुनरुत्थाने सन्नो, ये इसके बारे में लिख दो, ठीक है। कि पुरुष जो कहता है वो कहानी है, ते स्थापना सन्नु, जो भी स्थापना की जाती है वो क्या है, किसके से पहले की जाती है, कहानी से। ये नए लगा दिए, इसको अणे करना है ना, अणे खानी, अणे खानी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में अपन कुछ बातों को जानेंगे, जिसको अपन पॉइंट बना के लिखेंगे। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है डॉक्टर बच्चन सिंह, इसको अपन सीधी सीधी एक पॉइंट बना लेते हैं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। नंबर एक, इसी के अंदर चल रहे हैं ना, जो व्यक्ति है वो प्रथम बोला है डॉक्टर बच्चन सिंह, बच्चन सिंह, बच्चन सिंह का मानना है, और साथ में कहते हैं जो विद्यापति है ना, विद्यापति कभी भी जौनपुर नहीं आए, जौनपुर नहीं आए। आप सोच के देखिए, थोड़ा सा मेरे साथ समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखो विद्यापति, ये बच्चन सिंह कहता है कि जो विद्यापति है ना वो कभी जौनपुर ही नहीं आए। जो किसका वर्णन है, अगर बात करें ढंग से देखो, कीर्ति लता में उसके शौर्य का वर्णन किया है, जो कहां का आया है, जौनपुर का। अगर सोच के देखो, अगर वो जौनपुर ही नहीं आए तो उसके राजा के अगर पास में शरण नहीं लिए, उसके बारे में कोई शौर्य का वर्णन नहीं किया गया है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उसने ये रचना लिख दी। तो इसका क्या है, एक जवाब देता है ये बच्चन सिंह कि वो जौनपुर नहीं आया है। अपन तो कह रहे आया है और ये कह रहे नहीं आया है, ये अपना प्रमाण रखता है कि अगर वो जौनपुर आता तो वहां पे एक गोमती, गौनमती नाम से एक कोई नदी निकलती है जौनपुर के आसपास में, ठीक है ना। तो वहां उस नदी के बारे में जरूर लिखता। अगर बात करते हैं जो कवि है, या आज के टाइम बात करते हैं जैसे कि ब्लॉगर बोलते हैं, अगर कोई स्थान पर घूमने जाते हैं तो उसके बारे में वीडियो बनाता है आज के समय का। तो पुराने जमाने में जो कवि होते तो उसकी जो प्रकृति वर्णन है, तो उसकी स्थिति, पुनरुत्थान, नष्ट या युद्ध वगैरह जो भी स्थितियां उसके बारे में जरूर चर्चाएं करते, अलग से, चाहे अलग से करते चाहे उसके साथ ही। जब जौनपुर गया तो सबसे जो इम्पोर्टेंट वहां की नदी है, जो महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है, गोमती। तो बस सोच के देखिए, ठीक है। तो इसकी बात, इससे क्या प्रमाणिकता इसकी सिद्ध होती है। तो ये कभी नहीं गए, क्योंकि कारण बताता है, क्योंकि यदि जाते, क्योंकि यदि जाते तो वहां की गोमती, गोमती नदी के बारे में बताते, ये बच्चन सिंह कहता है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एक हरप्रसाद है, ठीक है, जो महापाध्य है हरप्रसाद, उसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं हजारी प्रसाद के बारे में। हजारी प्रसाद का, ये तीन व्यक्ति हैं जिसने अपना मत दिया है। प्रसाद, हजारी प्रसाद, जो बिहारी, सॉरी बिहारी नहीं है, ये कौन है, विद्यापति। विद्यापति को क्या भौरे भौरे का खेल कहता है, संवाद। विद्यापति इसको भ्रम भंगी, अर्थात भ्रम भंगी संवाद, संवाद, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भौरा भौरी संवाद, संवाद कहते हैं, ठीक है। तीसरा व्यक्ति आता है
महा महाउपाध्याय हर हरप्रसाद, ये जो पंडित है हरप्रसाद, ठीक है, महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, इसका पूरा नाम क्या है, महाप्रसाद सॉरी महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी, ठीक है। शास्त्री ने विद्यापति की विद्यापति विद्यापति ने सॉरी विद्यापति की प्रतिलिपि, विद्यापति की पदावली की प्रतिलिपि, अरे एक सेकंड, जो विद्यापति की प्रतिलिपि ली थी, हाँ मिस्टेक हो रही थी ना, अपन बात कर रहे थे, देखो विद्यापति की कीर्ति पताका है ना, कीर्ति लता, कीर्ति लता की प्रतिलिपि, प्रतिलिपि नेपाल नेपाल संग्रहालय से ली, संग्रहालय से प्राप्त की, और इसी के साथ ये वाली जो फर्स्ट रचना अपनी कौन सी, कीर्ति लता, ये कंप्लीट होती है। इसके बाद कीर्ति पताका, बिल्कुल वो तो छोटी सी है, उसमें तो कुछ नहीं है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन पदावली, जो आपकी क्या है इंपॉर्टेंट है, और उतार लीजिए, फिर अपन इसको आगे चर्चा करेंगे भाई। उतार लिया कि भाई, उतार लीजिए, ठीक है भाई। हाँ इसमें एक चीज रही थी कि इसमें देखो, इससे ये जो रचना है, कौन सी रचना है, कीर्ति लता है ना, कीर्ति लता, इससे इन्हें उपाधि मिली, उपाधि मिली, इनके लिए जो सॉरी विद्यापति को जो उपाधि मिली थी, वो है खेलन कवि, मतलब क्या करता है, खेलता है, खेलन कवि की, ये बता लीजिए, फिर पदावली के बारे में चर्चा करेंगे लास्ट में। नरेंद्र नाथ, बता लीजिए भाई। हाय,
शुरू करें क्या? चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो भाई कर लिया होगा। अब अपनी दूसरी रचना पे चलते हैं और फिर चलेंगे तीसरी पे, ज्यादा नहीं है दूसरी में। कीर्ति पताका। अगली रचना का नाम डाल लीजिए। नंबर सेकंड, कीर्ति पताका। इसका जो समय काल है वो 1403 का है। इसकी तो भाषा है वो कौन सी है? भाषा, भाषा का नाम क्या है? इसकी जो भाषा का नाम है वो है अपना, क्या है भाषा का नाम? भाषा का नाम है अपभ्रंश की भाषा है। कौन सी भाषा है? अपभ्रंश। बताइए ना थोड़ी देर पहले, दोनों ही भाषा है किसकी? अपभ्रंश की। इसमें जो वर्णन किया गया है, वर्णन छोटी सी चीज का किया है। आयनवर्ष, आयनवर्ष के राजा, जिसका नाम क्या है? शिव सिंह। शिव सिंह, ठीक है। शिव सिंह जो कहा है, हित तर्कुत का राजा है, ठीक है। और क्या लिखा है? राजा तथा लख मां दे। ये रानी है, याद रखना है। रानी का वर्णन है, ठीक है। बस एक चीज है इसमें, तो और कुछ नहीं है। तीसरी रचना का नाम है पदावली। समय सेम 1403 दोनों में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है नगेंद्र नाथ, नगेंद्र नाथ के द्वारा विद्यापति, विद्यापति, विद्यापति के पदों का संकलन, संकलन
विद्यापति पदावली पदावली के नाम से किया, नाम से किया। दोनों चीजें एक ने लिखा दी कि वो व्यक्ति कौन है जिसने विद्यापति की पदावली का संकलन किया है। तो आपको याद रखना है नगेंद्र उसका नाम है और उसने किस रूप में किया था, विद्यापति पदावली के नाम से। ठीक है, इसमें अपन ऊपर वाले में एक लाइन लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो अपन जो जिसको लिखना है भूल गए थे, इससे इसको एक उपाधि मिली, इस वाले में वो क्या उपाधि मिली और इस उपाधि का नाम है उपाधि। और उपाधि जिस इस रचना पदार्थ कौन सी मिली, नव कवि शेखर, अभी पढ़ाया था ना। बता लीजिए, या तो बता लिया ना, नव कवि शेखर के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। इससे जो उपाधि मिलने वाली है तो अपन इसमें और देखेंगे। इसमें जो टोटल पदों का संकलन किया है, पदों का संकलन या पदों की संख्या लिख दो सीधी। जो पदों की संख्या है वो 945 है, याद रखना है। 945 पदों का संकलन इस व्यक्ति ने किया है और इससे इस ये नाम दिया था। ठीक है, इससे एक उपाधि मिली थी इस व्यक्ति को, उपाधि का नाम है उपाधि। क्या नाम था, अभिनव जयदेव, अभिनव। तो अभिनव जयदेव का कारण क्या है इसका मिलने का, इस पदावली में क्या है, कुछ 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 जो पॉइंट है वो किससे मिलते हैं, गीत गोविंद से। अगर बात करें गीत गोविंद क्या है, तो गीत गोविंद जगन्नाथ, ठीक है, जो जगन्नाथपुरी है उसमें जगन्नाथ जी के रूप में क्या है कुछ वर्णन किया है, उनके जो स्तुति के बारे में क्या है कुछ लाइनें बतलाती है, इसकी प्रार्थना में उसको क्या बोला जाता है, गीत गोविंद। तो ऐसी कुछ पंक्तियों को इसमें दर्शाया गया है और इसी के साथ इसमें क्या होता है, जो कृष्ण भक्ति है उसका प्रारंभ करता है और सूरदास उसका क्या करता है, अनुकरण। तो यहाँ तक इसको लिख लिया आपने, इसके बाद अपन आगे की ओर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, अभिनव जयदेव तक हो गया। तो इसमें जो वर्णन किया गया है, वर्णन, इसमें जो वर्णन किया है, वर्णन का जो नाम है पहला है, देखो इसमें लोक कामनाएं की गई है, लोक लोकगीत, लोकगीत, इसमें लोकगीत बताया गया है ना। नायिका के बारे में बताया, नायिका, इसमें नायिका का वर्णन किया है, श्रृंगार का वर्णन किया है, श्रृंगार, श्रृंगार के साथ वियोग का वर्णन किया है, वियोग, आदि का, आदि का वर्णन हुआ है इसके अंदर, इस पदावली के अंतर्गत। ठीक है, अभी अपना पढ़ना तो काफी बाकी है। अगर बात करें तो देखो इसको अपन आगे लिखेंगे, याद रखना है, एक बार इसको उतार लीजिए स्पीड में और अपन इसको करेंगे, वही अब खत्म है ना, ये लास्ट बच रहा है। ऊपर वाले उतार लिया होगा, उतार लीजिए एक बार। ये वाली उतार ली होगी है ना। पदार्थ में लिख रहे हैं, याद रखना है। हिंदी में थोड़ा कैमरा का एरर था, ऐसा कुछ नहीं। हिंदी में कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक प्रवर्तक रहे हैं, कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक हुआ है जो किसमें लिखा था, हिंदी भाषा में। ठीक है, अब कुछ अपन इसमें तथ्यों को लिखेंगे, कुछ इसमें लिखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य लिख दो।
महत्वपूर्ण तथ्य नंबर एक, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति की तुलना विद्या कुछ एरर आ रहा है बार बार, तो सुनो। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन, और तो तथ्य में आता है जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति की तुलना, जो तुलना की थी वो अंग्रेजी के विद्वान थे। अंग्रेजी में एक लेखक है, अंग्रेजी अंग्रेजी के सोमन से किया, सोमन सोमन से की, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, सोमन से की। लो, अगर ये बता लिया होगा तो मैं अपन के मतलब इसके आगे चलता हूँ, अगर बता लिया तो आनंद लिखेंगे। अभी तो दो तीन और लिखना है अपने को। इसको मिटा दो क्या नीचे वाले को। नंबर एक हो गया, सेकंड पे लिखा नंबर दो, आनंद कुमार। आनंद कुमार आनंद कुमार ने इसके जो विद्यापति की रचनाएं कौन सी, पदावली। और आनंद कुमार के बारे में क्या बोलता है, जो विद्यापति की पदावली है इसे पदावली आनंद कुमार ने को पदावली को जीवात्मा, जीव व आत्मा का संबंध संबंध बताया। जीवात्मा का संबंध किसको बताया, कि पदावली एक तरह से क्या है, जीवात्मा का संबंध है। हरिओद अयोध्या सिंह हरिओद, ठीक है ना, अयोध्या सिंह हरिओद। गलत लिख दिया क्या अपन ने, हाँ उल्टा लिख दिया है, अयोध्या सिंह हरिओद ने हरिओद ने इसको, मतलब पदावली की बात कर रहे हैं ना, इसको गीत गोविंद की संज्ञा दी, संज्ञा दी। सूर्यकांत त्रिपाठी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके बारे में जो निराला जी है, ये क्या कहते हैं, कि निराला कहते हैं जो पदावली है ना, निराला पदावली पदावली को नागिन की लहर, नागिन की लहर कहते हैं। मतलब जिस प्रकार से नागिन नागिन होती है, लहराती है बार बार, तो ऐसे ये क्या पदावली हर बार लहराती रहती है। इसके अनुसार, किसके अनुसार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार, ठीक है। अगर बात करें खुद विद्यापति की, तो विद्यापति जो खुद की रचना है, ठीक है, विद्यापति विद्यापति की रचनाओं में विद्यापति की जो रचनाओं में लोक संस्कृति मिलती है, लोक संस्कृति
मिलती है। कौन कहता है? स्वयं विद्यापति कहता है कि जो उसने रचना की है या विद्यापति की रचनाओं में क्या मिलता है? लोक संस्कृति। यहाँ तक आप उतार लीजिए, एंडिंग पॉइंट चल रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। इसके तुम कहते हो 2-3 पॉइंट और लिख लेते हैं, जो काम हो जाएगा अपना भी। चलो अपन लिख देते हैं, ठीक है ना, जिससे कि अपने को दिक्कत नहीं आएगी। देखो, भ्रमर, भ्रमर, भ्रमर परंपरा की सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम भ्रमपरा, भ्रमर परंपरा की सर्वप्रथम रचना, रचना करने वाला तथा सूरदास ने, सूरदास ने इनका अनुसरण किया है, अनुसरण किया है। मतलब सीधी बात है, कहने का मतलब कि सर्वप्रथम जो भ्रमर गीत जो स्टार्ट हुआ है, मतलब भ्रम परंपरा, सॉरी, भ्रमण, भ्रमर, ठीक है, जो भौरे की परंपरा चली है वो सबसे पहले विद्यापति ने शुरू की, उसका अनुकरण किया था सूरदास ने, और सूरदास के देख देख सभी व्यक्तियों ने बाद में क्या अलग अलग रचनाएं की हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे सूरदास के समय के काल में, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया, ये हो गया। अगर बात करें बाबूलाल गुलाल के द्वारा, बाबू गुलाब, बाबू गुलाब सिंह, बाबू गुलाब सिंह के अनुसार, बाबू गुलाब सिंह के अनुसार विद्यापति, विद्या, विद्यापति समय का कनक समूह है, कनक समूह, कनक समूह कहा है। बाबूलाल सिंह, ठीक है, जो बाबूलाल, बाबू गुलाब सिंह है, उसने क्या है, जो विद्यापति को क्या बोला है, स्थानों का कनक समूह, मतलब कि इसने क्या है, जो नायिका भेद लिखे हैं, बिल्कुल कैसे लिखे हैं, मतलब पूरे विस्तार से शरीर के अंगों का वर्णन किया है, मतलब सरा, जैसे बाल, देखो ऐसी ही आती है कि जो विद्यापति की अगर रचनाएं पढ़ेंगे तो उसमें क्या आता है कि एक मतलब डाल है, ठीक है, जो पानी में क्या बार बार ऐसे जो मतलब कि झूम रही है, कैसे, ऐसे, तो जैसे पानी बह रहा है और डाल है, उस पर कोई हवा के कारण वो ऐसे टच होती रहती है, तो उसका मतलब क्या है, उसकी जो तुलना की है कि ऐसा कि जैसे कोई नायिका, नायिका के बाल बार बार क्या है, हवा के द्वारा लहरा रहे हूं, तो ऐसी प्रकार की जो रचनाएं की हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, कनक समूह, इसमें गुलाब सिंह ने। एक लास्ट बचता है, लास्ट बच जाता है, जिसका नाम है रामचंद्र शुक्ल। वो कहते हैं कि आज के समय में आध्यात्मिकता के जो चश्मे हैं वो काफी सस्ते हो गए हैं, और जिसको हर कोई पहन लेता है, ठीक है ना। तो इसको अपन लिखेंगे, जो अपना लास्ट पॉइंट बचता है, एक बार आप इसको उतार लीजिए। एक बार सबको मिटाएंगे, एक इसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आप ऐड कर लेना जहां भी जगह मिले। एक इंपॉर्टेंट, विद्यापति की एक नाटक है, विद्यापति, विद्यापति का नाटक, नाटक का नाम याद रखना, वो है, यहाँ लिख रहा हूँ, गौरक्ष विजय, नाम ऐड कर लेना, गौरक्ष विजय किसका है, विद्यापति का, ठीक है। लास्ट बच गया अपना एक और, जो इसके बाद है
समाप्त हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, उतार लिया होगा। अपना डस्टर कहाँ पर है? रचना लिख ली होगी, सोलह से तुलना की ये लिख लिया ना। कृष्ण भक्ति के सर्वप्रथम प्रवर्तक है, मैंने लिखा दिया। क्यों है? क्योंकि इसने जो भक्ति की परंपरा की है और सबसे पहले कृष्ण भक्ति आधुनिक काल में शुरुआत करने वाले व्यक्ति यही रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद अपन कई चीज देखने को मिलती है, जैसे मीरा वगैरह, वो सारी चीज इसमें आती है बाद में। ठीक है ना। कृष्ण भक्ति में तो कई लिया था। सुनिए, इंपॉर्टेंट करके लिखना। ठीक है, और लिखना इसमें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आध्यात्मिक आध्यात्मिकता आध्यात्मिक रंगों के चश्मे को चढ़ाकर कुछ लोग गीत गोविंद की, देखो, आध्यात्मिक रंगों के चश्मे चढ़ाकर कुछ लोग गीत गोविंद के आध्यात्मिक संकेतों, देखो, गीत गोविंद के आध्यात्मिक संकेत करते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है, जो गीत गोविंद की तरह जो आध्यात्मिक संकेत किया जा रहा है, वैसा ही विद्यापति के पदों में मिलता है। विद्यापति के पदों में मिलता है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो लौकिक साहित्य है वो अपना एंड होता है। कौन सा वाला? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य आपका एंड होता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये विशेष रूप से याद रखना है कि आध्यात्मिक रंगों के जो चश्मे चढ़ा करके आजकल कुछ लोग क्या गीत गोविंद की संज्ञा ले रहे हैं। ठीक है, आध्यात्मिक संकेत करते हैं, ये गीत गोविंद की तरह क्या करते हैं, आध्यात्मिक संकेत करते हैं। वैसे ही क्या विद्यापति के पदों में मिलता है। इसी के साथ जो आपका लौकिक साहित्य का जो टॉपिक है, आदिकाल का जो दूसरा या तीसरा वर्गीकरण था वो समाप्त होता है। दूसरा वाला वर्गीकरण था। इसके बाद अब हम गद्य साहित्य पढ़ेंगे, और गद्य साहित्य के बाद हम पद के बारे में पदों को पढ़ेंगे। और अपना दो वर्गीकरण रह गया, जैसे थोड़ा सा रह जाएगा इसमें। जैसे ये तो खत्म हो गया, ये दो वर्गीकरण होने के बाद सीधा अपना किस पर पहुंच जाएंगे, भक्ति काल के अंतर्गत। तो अपन मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, अपने दोस्तों तक हमारी जो क्लास है इसको शेयर करें, क्योंकि समय कम है और तैयारी के लिए क्या अपने को वेस्ट नहीं करना है, समय समय पर भगना नहीं है। जितना कंटेंट आपके पास होगा, पूरा डिटेल पास होगी, उतना ही ज्यादा परफेक्ट रहेगा। तो मिलता है अपन अगली क्लास में। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए और चैनल को आगे दोस्तों तक शेयर करें।